I was born in Orissa and मैं काम करने लगा Central University of South Bihar after I had my education from Delhi. And then I went for a PhD to the United Kingdom and I did a PhD there and I came back and I have been teaching. मैंने झारखंड से बहुत स्टूडेंट्स को वहाँ भी पढ़ाया है और ये मेरा तीसरी बार कि मैं झारखंड आ रहा हूँ. Now, why this is important here is that when we do ethnography, ethnography एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप ethnography means technically ethnography study of ethnicity, study of people. बहुत सिंपल वे में ethnography को अगर हम तोड़ के समझें तो वो होगा study of people. लेकिन इसको समझने के लिए क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा हो रहा है, इस वर्कशॉप हो रहा है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, let us try to understand how ethnography when it is trying to keep in mind people and place, जगह और लोग दोनों को दिमाग में रख के जब हम ethnography करते हैं चीजों में चेंज आता है. इस बारे में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको इसमें इंग्लिश में है बिकॉज फॉर जनरल ऑडियंस, आप लोगों को क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसके जो मेन तत्व है मैं उसके ऊपर हिंदी में मेरी कोशिश रहेगी जहाँ तक मैं समझा पाऊँ मैं उसको हिंदी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बता दूंगा और बाकी हम फिर क्वेश्चन आंसर और क्लैरिफाई करें कुछ रह जाए. तो यहाँ जो बात है यहाँ पे बेसिकली 3 बातों का उल्लेख किया गया है. पहली बात, एथनोग्राफी पहले कॉलोनियल एरा में जब ब्रिटिश साम्राज्य था तो वहां पे ब्रिटिशर्स ने इसको शुरू किया था कि जहां जहां उनके लोग जा रहे हैं रहने के लिए उनको कैसे वो गवर्न कर सके, उनको कैसे शासन किया जा सके, उनके मूल समुदाय को समझने के लिए इसका प्रयास किया गया था. सो माइंड यू, एथनोग्राफी टेक्निकली हैज अ कॉलोनियल ओरिजिन. इसको शुरू किया गया था कॉलोनियल ओरिजिन में. अब आप बताएंगे कि अब तो फिर हम क्यों यूज कर रहे हैं? उन्होंने इसलिए यूज किया था ताकि हम इनको शासन कर सके, हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम इनको समझ सके और हम उनके लिए पॉलिसीज बनाए. So the purpose remains different, the tool also changes. So if your purpose is to govern, you have a different idea. If your purpose is to welfare, it's a different idea. Now आजकल बातें हो गई है कि हमें decolonizing ethnography, decolonize करने की जरूरत है. क्या है ये decolonization? Decolonization का मतलब आ रहा है कि जनरली हम जब जो ब्रिटिशर्स आए थे उनको ये कहा गया था, फिर आई विल गो, इसमें है फेजेस ऑफ एथनोग्राफी है कि एथनोग्राफी को देखने का रवैया बदल गया, एग्जैक्टली क्या देखा जाता है. तो जब ये बात चलने लगी, पहले इनको कहा गया कि कोई भी एथनोग्राफर आएगा वो अपने पॉइंट्स को जॉट के कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी दिनचर्या के ऊपर पूरा उल्लेख करना, डायरी नोट करेंगे और उसको बोल के चले जाएंगे. Now this becomes a very mechanical way of writing and representing data. One, कि जो देखा वही आपने कहा, scientifically very correct, but as मैंने लिखा था starting में, it is whether it is an art or whether it is a science. So as a science, it definitely succeeds. हमने क्या देखा? अगर आपने आर्ट की तरह उसको नहीं देखा तो उसका कुछ मूल्य नहीं रहा. So हमें बहुत जरूरी है कि हमें multiple axes of interest समझना जरूरी है. For example, जब हम ये वाला एथनोग्राफी कर रहे हैं, जिस एथनोग्राफी की क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स इस प्रोजेक्ट में, हमारे फॉर दैट आई हैव अ स्पेशल, आई वुड से, फैसिनेशन एंड लव फॉर ज्योग्राफर्स. बिकॉज़ ज्योग्राफर्स क्या करते हैं या कहाँ को स्टडी करते हैं उसका भी ध्यान रखते हैं, ना कि यही कि वो किनका स्टडी करते हैं, कहाँ और किनका, प्लेस एंड स्पेस, दिस बोथ मैटर्स. और इसीलिए अगर आप देखेंगे स्लाइड चेंज, सो जनरली एथनोग्राफर क्या करते हैं, नोट करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, फिल्म में ऑडियो बनाते हैं जो मैडम ने कहा. और अभी मीनाक्षी मैम ने एक बात कहा कि द मोमेंट आप किसी के साथ भी बात करना चाहे आपको लैंग्वेज आना चाहिए. तो जनरली जो ब्रिटिश या फॉरेन स्कॉलर्स यहाँ आते हैं वो अपने साथ एक रिसर्च असिस्टेंट रखते हैं जो कि उस लैंग्वेज को जानते हैं. और उसी तरह हमने भी इस प्रोजेक्ट में जो 5 डिवीजन में, झारखंड हैज 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड सो ईच एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में हमने एक ही ट्राइब को आइडेंटिफाई किया है और वो भी रैंडमली नहीं किया है. जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है उस एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में हमने उनका चयन किया है और उन्हीं के कम्युनिटी से या उस लैंग्वेज को जानने वाले रिसर्च असिस्टेंट को हमने अपॉइंट किया है. दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू मेक इट साइंटिफिकली वैलिड एंड आल्सो वी आर बिकमिंग सेंसिटिव टू द फैक्ट. फॉर एग्जांपल, यू हैव गुमला, साउथ छोटा नागपुर, नॉर्थ छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू और संथाल परगना. इन पांचों में से हमने ओराव, मुंडा, हो, खड़वा और संथाल रीजन को ट्राइब्स को पिकअप किया है. नाउ नेक्स्ट वन.
So the theory of ethnographic research is rooted in participant observation. Now this becomes the second point. अब तक मैं दो बातें करी, पहला बात मैंने जो second point ये होगा, पहला बात मैंने ये कहा था कि where you go is very important. Your choice of the field site is very important. It is not random. You cannot go मुंह उठा के कहीं पे भी किसी भी ट्राइब से बात कर लेंगे और हमारा फाइंडिंग आ जाएगा. It is absolutely wrong. ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसमें हमें बहुत जरूरत है कि हम इज्जत दें अपने रिस्पोंडेंट्स को कि वो कैसे रह रहे हैं और उनके बीच कैसे डिफरेंसेस हैं. उस डिफरेंस को जानने की जरूरत है कि नहीं कि सारे ट्राइब सेम है, नहीं सारे 5 डिवीजन से 5 डिवीजन से एक है. नाउ व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट आई विल कम टू लेटर. The second point is that we should also do participant observation. And what is participant observation? हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ रह के उनको ऑब्जर्व करेंगे, दूर से ऑब्जर्व नहीं करेंगे. उनके घर में रहेंगे, उनके साथ उनका काम करेंगे. अगर वो होता है तो फिर सेकंड पॉइंट होता है आइस ब्रेकिंग. द सेकंड साइट सिलेक्शन. एथनोग्राफी का पहला पॉइंट था साइट सिलेक्शन, दूसरा है आइस ब्रेकिंग. आपको आइस ब्रेकिंग का मतलब है हमारे बीच जो थोड़ा मन मुटाव है या कुछ स्पेस है उसको ब्रेक. तो आप अगर अपने रिसर्च असिस्टेंट के साथ खुद जाएगा रिसर्चर तो उसको डेटा बेटर मिलेगा क्योंकि आपका रिस्पोंडेंट आपसे इज्जत करने लगेगा. एंड द मोमेंट ही डजंट रिस्पेक्ट यू, आपके सवालों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आपको फिर आंसर नहीं देगा. बिकॉज़ माइंड यू एथिकल रिसर्च ये कहता है कि आप अपने रिस्पोंडेंट को पेमेंट नहीं दे सकते हैं. आप पैसे के बिना उनसे डेटा नहीं ले सकते. तो और आप कोई ऑफिसर भी नहीं है जो उसको होप है कि आपको अपना डेटा देके उसको कुछ फायदा होने वाला है. तो द ओनली थिंग ऑन व्हिच रिसर्चर्स कैन वर्क इज फेथ. एंड इन फैक्ट हम उनको ये समझा सकते हैं कि हम जो राइट अप निकालेंगे उसको पढ़ के कभी ना कभी उनके लिए कभी पॉलिसी हो सकती है. So for that, participant observation is very important, and living with the group, being researched as a means of understanding nuances की बारीकियां, nuances of daily interaction कि ये चीज क्यों हो रहा है, वो चीज क्यों हो रहा है, उनके साथ रह के हम जानेंगे. नेक्स्ट स्लाइड. अब आते हैं हम सेकंड मोड पे. Thus there are 2 modes of because मैं देख रहा हूँ अब तक ये बात समझ आ रही है जो बोल रहा हूँ. Okay. तो अगर है तो फिर मैं आई विल ट्राई टू बी बिकॉज़ मैंने 2 पार्ट्स के पीपीटी रखे हैं. मैंने सोचा अगर ये हो जाएगा तो हम सेकंड पार्ट में भी जा सकते हैं. तो अगर ये बात समझ पा रहे हैं अब तक की बात, राइट? इज इट क्लियर? ओके. सो नाउ एथनोग्राफी मैंने जैसे कहा कि एथनोग्राफी अभी का नहीं. देखिए अब 1922 से पहला एथनोग्राफी एग्रोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक मैलिनोस्की का ये पहला सबसे बड़ा एथनोग्राफी जो आउट हुआ था वेस्टर्न पैसिफिक आइलैंड्स में जो एग्रोनॉट समुदाय थे उनके ऊपर स्टडी हुआ था. नाउ दैट इज अ सेपरेट थिंग. द पॉइंट इज एथनोग्राफी के भी जैसे जीवन शैली बदली है उसी तरह से हमारे एथनोग्राफी करने के तरीके भी बदले हैं. So first it was a single site ethnography या structural functional ethnography. इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हम ethnography इसलिए करते हैं ताकि हम जाने कि वो जो काम कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है. So जोहार बोलना, नमस्ते ना बोल के प्रोग्राम को शुरू करना एक तरीका नहीं है. एक तरीका है आपके साथ जुड़ने का. इट इज नॉट जस्ट अ वे ऑफ ग्रीटिंग, इट इज अ वे इन विच मैं ये एडमिट कर रहा हूं कि मैं आपके कल्चर को सीखने के लिए इच्छुक हूं. नाउ दैट इज इंपॉर्टेंट. सो दिस काइंड ऑफ आइडियाज इज ओके विद स्ट्रक्चरल फंक्शनल एथनोग्राफी जहां यू लिव विद द पीपल यू आर स्टडीइंग नॉट विद अदर्स लाइक योरसेल्फ. अपनी तरह के लोगों के साथ ना रह के अपने से दूसरे तरह के लोगों के साथ रहना. और मेन तरीका जो है 60-70 साल तक ये चलता रहा. उसके 2-4 पॉइंट्स थे. पहला कि स्मॉल स्केल होगा. एक छोटे से गांव में पूरा का पूरा 16 महीना 17 महीना फील्ड में रिसर्चर बिताएगा. तो लॉन्ग पीरियड तक रहना, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना और स्मॉल स्केल फील्ड पे स्टडी करना एकदम ग्राफिकली. ना अब आप बताएंगे हम तो अपने रिसर्च से उसको 15 दिन के लिए भेज रहे हैं. And how will we get the ethnographic data? Now that is why we have other measures also. So ethnography यहाँ तक सही था जहाँ तक उसका पर्पस सॉल्व हो रहा था. जहाँ पे एक ब्रिटिश रिसर्चर को पैसे देके भेजे गए थे कॉलोनियल सरकार के पास है कि तुम जाओ वहाँ का स्टडी करके लाओ. बिकॉज मैं जब पीएचडी कर रहा था, इवन जब मैं वाल्मीकि पे स्टडी करता था तो मेरा इनिशियल फील्ड वर्क 4 महीने का होने वाला था. पर मैं जब फील्ड में गया वो 17 महीने में कन्वर्ट हो गया क्योंकि फील्ड आपको फिर नए नए पहलू देना शुरू करता है. सो इन एथनोग्राफी, इन सिंगल साइटेड एथनोग्राफी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट you should be prepared for long periods. Next point कि लंबा एथनोग्राफी लंबा चलेगा, वो जल्दी नहीं. इट इज नॉट अ मशीन दैट यू गो मशीन लगाए और फटाफट उसका रिजल्ट आ जाएगा. इट इज आप कितना भी क्वेश्चनियर बना के जाइए, क्वेश्चनियर वहां जाके चेंज हो जाएगा क्योंकि आपको ये भी नहीं पता है कि सेकंड फॉलो अप क्वेश्चन क्या होता है. क्योंकि आपके पास सिर्फ लीडिंग क्वेश्चंस होंगे, उसके फॉलो अप क्वेश्चंस बदलते चलेंगे समय को देख के. नेक्स्ट स्लाइड.
इसके बाद क्या हुआ, सिंगल साइट एथनोग्राफी तो हुआ, जहां पे कि मालिनोस्की इंडिया में इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ, यू हैव हेमन रॉक, वेरियर एल्विन, जीएस घोरे, इन लोगों ने सब इसका स्टडी यहाँ पे इंडिया में अदर एथनोग्राफर्स हैव डन इट, हम उसमें नहीं जाते हैं, दिस टॉपिक इज ऑन रिसर्च मेथड नॉट ऑन ट्राइबल स्टडीज इन इंडिया। बट ये जो पहला मेथड था कि जाएंगे वहां का स्टडी करके आ जाएंगे, तो एम श्रीनिवास इन सब ने वो मेथड को फॉलो किया, जो क्लासिकल एथनोग्राफी, एक जगह पे देर तक रहना, उनके बारे में बारीकी से लिखना। अब आप पूछेंगे कि सवाल क्या है, in ethnography the research question is not important, एथनोग्राफी से रिसर्च क्वेश्चन डेवलप होता है, तो आपका काम है ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोरेटरी स्टेटमेंट्स देना कि एग्जैक्टली वहां क्या हो रहा है क्या नहीं, उसका क्या किया जाएगा उसके बाद पता चलता है। सो द जॉब ऑफ एथनोग्राफी मोस्टली इज अबाउट ब्रिंगिंग आउट मोर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज्यादा से ज्यादा पहलू निकाल के लाना हमारा काम है, ना कि ये सोचना कि इसी पहलू पे हम बात करेंगे। सिंगल साइट पे था। उसके बाद धीरे धीरे चेंज हुआ, क्लिफर्ड गियर्स नाम के स्कॉलर ने, जब बैलिनीज इंडोनेशिया में बाली में उन्होंने कॉक फाइट देखा, गंजा लड़ाई जिसे हम कहते हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू अस आल्सो, कि जब गंजा लड़ाई हो रहा है तो वो ये देख रहे हैं कि वो सिर्फ लड़ाई टू कॉक फाइट के बीच फाइट नहीं, इट इज नॉट अ स्पोर्ट ओनली, बट रादर ईच of these cocks are actually trying to be represented by different social groups within the village। जिस गांव में हो रहा था, उस गांव के दो अलग अलग समुदाय की प्रतिष्ठा की बात थी, कौन सा गंजा वहां जीतने वाला है। So the point जो क्लिफर्ड गियर्स लेके मालिनोस्की के बाद जो दूसरा अध्याय शुरू होता है एथनोग्राफी में, क्लिफर्ड गियर्स इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर्स में हमें इस बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं पहले इसको इंग्लिश में कहूंगा फिर हिंदी में, events are not about just social structures, events also reflect inherent social reality। इवेंट जो है, कोई भी जो सोशल फिनोमिना है, कोई भी जो घटना है, वो महज से घटना नहीं है, वो उस समुदाय या उस सोसाइटी के अंदर जो दबी हुई आकांक्षाएं हैं, जो इनहेरेंट एस्पिरेशंस है कि कौन क्या किसी को नीचा दिखाना चाह रहा है, किसी को ऊपर सेटल करना चाह रहा है, या इवन फॉर एग्जांपल एनी ऑफ द रिचुअल्स, एनी फेस्टिवल्स, व्हाट इज द सपोज छठ फेस्टिवल, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस देयर, व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट हम ये कोशिश करते हैं, हम अपने घरों में वापस जाते हैं, या किसी भी कोई आपकी कम्युनिटी का जो भी फेस्टिवल हो, हम उसको करने का मतलब हम इतना दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम अभी भी जुड़े हुए हैं उस फेस्टिवल के साथ, ना कि हम निकल चुके हैं उस फेस्टिवल में करने से कुछ ज्यादा चेंज, बट इट बेसिकली इज अ वे ऑफ शोइंग दैट देयर इज अ कलेक्टिव सॉलिडारिटी। सो ये बात जो मेरा कहना है, इसके अंदर ये बात, दूसरी बात भी दिखाने की कोशिश करते हैं रिफ्लेक्सिव एथनोग्राफी। पहला वाला था मैंने कहा स्ट्रक्चरल एथनोग्राफी, दूसरा वाला रिफ्लेक्सिव एथनोग्राफी, सिंगल साइड, दोनों केस में एक ही साइड। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये बोलने की कोशिश करता है कि एक ही जगह में तीन तरह की मानसिकता या चार तरह की मानसिकताएं भी चल सकती है। लाइफ वर्ड्स जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कि आप जिस लाइफ वर्ड से उसी चीज को देख रहे हैं, एक और लाइफ वर्ड से दूसरा बंदा देख रहा है, और इस बात में हमें जो मैटर पहले बोल रही थी, केस स्टडीज वहीं से निकल के आती है। आप एक जगह एथनोग्राफी करते हैं तो कुछ पिकुलियर केसेस आपको मिल जाते हैं, वो पिकुलियर केस तभी आपको मिल सकते हैं जब आप इस बात के लिए बहुत अटेंटिव हैं कि जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, आप सारे ओराव, अरे ये तो ओराव वाला ही गांव है, पहला 10 क्वेश्चनर हमने बना दिया है, ऐसा ही तो फाइंडिंग अगला वाला आएगा। जब तक आप इस माइंडसेट के साथ आप करेंगे 11वां इंटरव्यू, आपको ये यूनिक डाइवर्स लाइफ वर्ड्स का पता नहीं चलेगा, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा केस स्टडी लेना है। तो केस स्टडी इज द सेकंड राउंड आफ्टर डूइंग फर्स्ट राउंड एथनोग्राफी। क्यों आपके शक्ल पे तो नहीं लिखा होगा कि ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये आपको नहीं पता चलेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट एक ही साइट पे अलग अलग पहलुओं को भी देखना जरूरी है। तो अब तक जो मैं बात कह रहा हूँ, एथनोग्राफी इज इंपॉर्टेंट है कि हम लोग समझें, जगह स्पेसिफिक एथनोग्राफी होता है, लेकिन एक जगह में भी अलग अलग समुदाय काम करते हैं और उनकी मानसिकता को समझना हमारा काम है। इज इट क्लियर? बात क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सो ओल्ड स्कूल जो एथनोग्राफी था, वो सोचता था कि ये जो सोसाइटी एक बाउंडेड कंटेनर है सोशल रिलेशंस का, एज इफ एक जगह जिसके अंदर सारा कुछ हो जाता है। सो बोआस, मालिनोस्की ये सब कर रहे थे, बट इन दिस व्यू द ग्लोबल स्केल कंटेनर इन विच सेपरेट लोकल कल्चर्स कैन बी कंपेयर्ड इज नॉट सीन। Now this is something which is now coming towards your generation and your communities also. Now यहाँ पे मुझे ये कहना है कि you have these there was a time when there's a famous, आप लोग पढ़े होंगे सोशियोलॉजी में, एल्विन घोरे डिबेट।
right? Now the Elvin-Gure debate was very interesting debate जिसको वर्जीनियस खाका later on इसको नया shape देते हैं। वो debate को यहाँ रेफर करना बहुत जरूरी है because it will bring us to this discussion. What is the debate? तो जब सोचिए ये इनिशियल टाइम में जब इंडिया इज गेटिंग इंडिपेंडेंट और हम सोच रहे हैं कि ट्राइब्स का हम कल्याण करें बिकॉज़ दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड वी कैन नॉट वर्क विदाउट देम। सो वेयर एल्विन जो बायगास का स्टडी करते हैं नॉर्थ ईस्ट, नाउ ही इज कमिंग अप आल्सो एंड टेलिंग अस दैट ट्राइब्स को नेशनल पार्क की तरह अलग छोड़ दिया जाए, वो लोग अपना काम करें, उनको छूने की जरूरत, आइसोलेट कर दीजिए। घुरे कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो बैकवर्ड हिंदूज हैं, इनको एक्चुअली हिंदू समुदाय में एसिमिलेट कर दीजिए। ये दो तरह का अलग अलग अप्रोच है, बट माय मीन इन एनी ऑफ दिस केसेस नो वन इज लुकिंग डाउन अपॉन द ट्राइब, बोथ आर कंसीडरिंग देम टू बी टू गुड, ये इतने अच्छे हैं कि इनको अलग करो या इनको मिला दो, वन ऑफ दिस टू। नाउ स्लोली एंड स्टेडीली दैट डिस्कशन कम्स विद श्रीनिवास और आंद्रे बेते, ये सब ये जो डिस्कशन है जनरली 1930s 1950s तक चल रही है। 1970s 1980s आते आते सांस्कृतिकाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। श्रीनिवास, सांस्कृतिकाइजेशन का मतलब है कि लोअर कास्ट की कम्युनिटीज हैं वो अपर कास्ट के तौर तरीके को कॉपी करते हैं। तो ये चीज हमारे लिए भी हो सकता है अगर एक संदर्भ में यू आर अ ट्राइब एंड द अपर कास्ट आर योर रेफरेंस ग्रुप, देन अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक ट्राइब है, ऑल ऑफ अस, ऑल इंडियंस आर ट्राइब एंड एवरीबॉडी वांट्स टू फॉलो वेस्टर्न कल्चर, तो वी आर वन ट्राइब। तो जो जिसको फॉलो करता है वो बन जाता है ट्राइब, जो जिससे फॉलो लेता है वो बनता है रेफरेंस ग्रुप। नाउ the problem is that sanskritization के concept से एमएन श्रीनिवास और आंद्रे बेते वो इस बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉइंट ये नहीं कि हमें उनको एक साथ मिलाना चाहिए, अलग रखना चाहिए, बात ये कि ये खुद ही हमारे साथ मिलने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ वर्जीनियस खाका 2008 में इस बात को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि ट्राइब्स को स्टडी करने का तरीका ही, ट्राइब्स आर ऑलरेडी सोसाइटी इन ट्रांजिशन, बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्राइब। तो आप अपने ही स्टेट को देखिए ना, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। योर 5 डिविजन्स, योर 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स फ्रॉम व्हिच वी हैव स्टेट आर बॉर्डरिंग 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो अगर उन ट्राइब्स पे कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उनके उस बॉर्डर स्टेट का इन्फ्लुएंस उन पे भी आएगा। तो आप ये समझना कि ट्राइब्स एक बहुत ही इनर कैटेगरी है, वो बाकी के लोगों को नहीं समझते, एकदम गलत होगा। Because this is where the point of the project is, that this project is not about tribes, this project is about social transformation, and social transformation किस तरह से शुरू होगा, किधर जाएगा, ये हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। It is not which is the stimulus और कौन सा response है, और कौन सा stimulus है कौन सा response है वो अलग हो सकता है। और ये बात ही यहाँ बोली जा रही है कि ऐसा नहीं कहना है कि बोआज और माइनस को ये पता नहीं था that people they were studying the connected to their surrounding, but the point is that इस तरह ग्लोबलाइजेशन आने लगा, कम्युनिकेशन आने लगा, हमने उनके बारे में जानना शुरू किया, so the people were getting more aware. Next slide. तो इसी वजह से धीरे-धीरे क्या हुआ, ट्राइब्स द स्टडी एथनोग्राफी स्टार्टेड इंक्रीजिंग, और ये हमें बताने की कोशिश की गई कि आप जब एक जगह को पढ़ते हैं, do not study what happens in the place, study how is that place influenced. उस जगह का इन्फ्लुएंस को ज्यादा पढ़िए, ना कि उस जगह में क्या हो रहा है। The external influence is also equally important as much as the internal influence, because actors जो काम करते हैं वो उस जगह के प्रभाव के हिसाब से काम करते हैं, वो अपने आप एजेंट, अपने आप एक बॉक्स की तरह आइसोलेट होकर नहीं रहता है। ये बात समझ आ रही है? तो इसीलिए जरूरत है कि जब हम बात, तो इस प्रोजेक्ट में हमने कौन से मेथड को यूज किया, ना हमने रिफ्लेक्सिव एथनोग्राफी लिया है, ना हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनल एथनोग्राफी लिया है, हमने लिया है, नेक्स्ट स्लाइड, next one, multi-sited ethnography. Our ethnography is multiple sites, जिसका उल्लेख बेसिक, और यहाँ पे मैंने जिस बात को स्ट्रेस किया है, हमारे लिए रूट्स मतलब रास्ता, रूट मतलब जड़, हमारे लिए जड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, रास्ते हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, उस जगह पे कौन कौन से रास्ते आके मिल रहे हैं, और इसीलिए उस जड़, क्योंकि जब प्रोजेक्ट का नाम है सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल एनालिसिस ऑफ चेंजिंग इंटर एंड इंट्रा हाउसहोल्ड रिलेशंस इन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफ झारखंड, ये रिसर्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे इस ट्राइबल कम्युनिटी शब्द को जस्टिफाई करेंगे। दूसरी बात, सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज को कैसे जस्टिफाई करते हैं। नाउ हियर आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट टू मेक, दैट समटाइम्स हमको ऐसा लगता है कि सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल आर एक्चुअली डिवोर्स्ड फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, जब बल्कि बहुत गहरी तरीके से जुड़े हुए। जैसे मैडम ने स्टडी किया था, हमारी इनिशियल पायलट स्टडी के फाइंडिंग्स आए हैं हो कम्युनिटी में कि क्योंकि हम रोजगार
का करना चाहते हैं, इसीलिए हम अपनी फैमिली को एक तरफ मोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें दादा दादी के पास हम बच्चे को छोड़ के माँ बाप जाके दूर काम कर रहे हैं। अब वेदर बच्चे दूर काम कर, लोग बाहर जा पा रहे हैं इसलिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, ये वो ऐसे काम कर रहे हैं इसलिए फैमिली इंपैक्ट हो रहा है। दिस इज बोथ इंटररिलेटेड। So the kind of family that we want to have, for example, that is something about tribes. What about non-tribes technically? जहाँ पे लोग live in relation, what are live in relationships? कि आप बिना शादी किए आप रहते हैं, and this is something which is becoming modern and common for us, and it is done mostly for financial purposes than for personal purposes. We stay in different places and we have our life and families. तो बहुत जगह पे ये what ethnography does is exactly that. कि multi-sided ethnography claims that cultures do not exist in territorially defined spaces. इसको मैं एम्फसिस करना चाहता हूँ। कल्चर जो है कि ये रहा साउथ छोटा नागपुर, ये रहा ओराओं का लाइफ, नो, and this is some of the major reasons that happens in which the administrative divisions sometimes fail to understand sociological processes. कि आप कह सकते हैं कि यहाँ ओराव इस तरह बिहेव करेगा, वहाँ का ओराव उस तरह बिहेव, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या पता ओराव वे ऑफ लाइफ would be another one, सांताल वे ऑफ लाइफ will be another one। तो इन बातों को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि कल्चर्स ऐसे टेरिटरी के हिसाब से काम नहीं करते, पर territory influences culture also. It is important. We cannot say that no. So for example, a concept of the regional culture कि हम उस जगह के हिसाब से अपने को ढाल लेते हैं। Now instead global connections are integral to the contemporary objects of study. Now ये global culture का concept जो है, global का मतलब जरूरी है कि सब अमेरिका से आता है, वेस्ट से आता है। Anything which is other than your culture becomes a global culture for you. So for that matter, I feel that ये जो रूट्स और रूट्स की बातें करते हैं, इसलिए वो कहते हैं, इसलिए मैंने जब स्टडी अपना भी किया था, तो मैंने जो वाल्मीकि कम्युनिटी का स्टडी किया था, मैं दिल्ली के अलग अलग टाइप के कॉलोनीज में गया था, तो दिल्ली के अलग अलग डिविजन्स में था, एंड दिस इज वेयर ज्योग्राफी इज अगेन इंपॉर्टेंट, जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट जनरली इग्नोर कर देते हैं। हम इतनी बारीकियों में चले जाते हैं कि हम डाइवर्सिटी को इग्नोर करते हैं, और ज्योग्राफर्स इतना डाइवर्स होने की कोशिश करते हैं कि बारीकियां भी छोड़ देते हैं। Now this is both way a problem. So this is where interdisciplinary research is, geographers and economists, they love categories. They don't want detail. Now इसीलिए जब हम मल्टी-साइडेड एथनोग्राफी करने का रीजन इसलिए है, ये दो चीजें हमें देती है मल्टी-साइडेड एथनोग्राफी। पहला क्या होता है, एक ही चीज दो तरीके से कैसे हो सकती है दो अलग-अलग जगहों में, that is contrast। दूसरा है दो अलग-अलग चीजों में कनेक्शन क्या है, वो आप पा सकते हैं। So try to find out differences in different areas and what is the connection between the differences, वो दोनों, because no difference will happen without a connection। ये दोनों पर ट्रेस्ट करना जरूरी है। Next slide। So however when we go to this, इसमें basically 3 points हैं, इस पे मैं बात करूंगा and then we go to the next point। एक बात मल्टी-साइडेड एथनोग्राफी में ये कमेंट दिया जाता है, पहली तो बात है आप में डेप्थ नहीं है, आप एक चीज को बोल के निकल जाते हैं, दूसरा को बोल के ये क्रिटिसिज्म, बिकॉज़ एवरी टूल का एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो प्लस पॉइंट है मल्टी-साइडेड एथनोग्राफी का वो है कनेक्शन दिखाना। हमारा प्लस पॉइंट नहीं है कि हम उसकी बारीकियों में ज्यादा जाए, बिकॉज़ दैट इज द माइनस पॉइंट, तो हमने डिजाइन इस तरह से प्रोजेक्ट को किया है। दूसरा है कि लूजेस द नेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि नेटिव क्या बोलना चाह रहा है, मे बी हम जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट और सोशियोलॉजिस्ट ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेके आए, वो थोड़ा हमारा लूज आउट हो जाता है। तीसरा इज दैट न्यू होलिज्म, जहाँ पे हमें लगता है कि ये सब सारा कुछ कनेक्टेड है, लेकिन सारा कुछ कनेक्टेड ना हो, ये भी हो सकता है कि एवरीथिंग इज नॉट कनेक्टेड, एवरीथिंग माइट बी सेपरेट एंड यूनिक। तो दीज आर सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ मल्टी-साइडेड एथनोग्राफी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो ये I think that the emphasis is on multiple connections rather than sides.